हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम मॉडल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे F1 स्कोर, AUC एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। The F1 score is a metric used to evaluate the performance of a classification model, especially when dealing with imbalanced classes. It's the harmonic mean of precision and recall, providing a balance between the two. F1 score इवेल्युएशन मैट्रिक्स है जिससे हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, स्पेशली जब हमारे पास इम्बैलेंस्ड क्लासेस हो। इसमें हम प्रिसीजन एंड रिकॉल के बीच में बैलेंस देखते हैं। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रिसीजन का यूज़ हम तब करते हैं जब फॉल्स पॉजिटिव की कॉस्ट हाई हो, और रिकॉल का यूज़ हम तब करते हैं जब फॉल्स नेगेटिव की कॉस्ट हाई हो। तो अलग अलग सिनारियों में हम प्रिसीजन एंड रिकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना हो, हमें दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव भी इम्पॉर्टेंट है और फॉल्स नेगेटिव भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली कॉस्टली हैं, उस केस में हम F1 स्कोर का यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम where we want to predict whether emails are spam or not spam। मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमें TP मिलता है 90, FP 10, FN 15, TN 885। तो कैलकुलेट कर लेंगे प्रिसीजन को। प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है TP डिवाइड बाय TP प्लस FP। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आएगा 0.9। इसी तरीके से रिकॉल कैलकुलेट करेंगे। रिकॉल का फॉर्मूला होता है TP डिवाइड बाय TP प्लस FN, तो ये हमें मिलेगा 0.857। तो F1 स्कोर का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 इंटू 0.9 इंटू 0.857 डिवाइड बाय 0.9 प्लस 0.857, तो F1 स्कोर हमें मिला है अप्रॉक्सीमेटली 0.878। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द F1 स्कोर फॉर दिस क्लासिफिकेशन मॉडल इज अप्रॉक्सीमेटली 0.878। यहाँ पे F1 स्कोर एक सिंगल मैट्रिक है जो कि प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों को कंसीडर करती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव हाई है तो हम प्रिसीजन का यूज़ करते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव हाई है तो हम रिकॉल का यूज़ करते हैं, और अगर हमारे लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हमारे लिए FP और FN दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तब हम F1 स्कोर का यूज़ करते हैं। क्योंकि F1 स्कोर एक सिंगल मैट्रिक है जहाँ पे हम प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों को ही कंसीडर करते हैं, स्पेशली हम इसका यूज़ इम्बैलेंस्ड क्लासेस में करते हैं। अगर आपने अब तक मशीन लर्निंग वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मशीन लर्निंग वीडियोस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ROC कर्व एंड AUC। The receiver operating characteristics ROC curve and the area under the ROC curve are widely used evaluation metrics for binary classification models. They are particularly useful when dealing with imbalanced data set or when the cost of false positive and false negative varies. ROC कर्व, जिसको हम रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं, ROC कर्व और एरिया अंडर द ROC कर्व दोनों का ही यूज़ हम बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होते हैं जब हम इम्बैलेंस डेटा सेट के साथ डील करते हैं और जब कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव वेरीज करती हैं। The ROC curve is a graphical representation of the trade-off between the true positive rate and the false positive rate for different threshold values. ROC कर्व का यूज़ हम तब करते हैं जब कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव वेरीज करती है।
ROC कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाते हैं वो TPR और FPR के बीच में बनाते हैं। TPR को हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं और FPR को x एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। TPR मीन्स ट्रू पॉजिटिव रेट is the ratio of true positive predictions to the total actual positive instances in the data set. It represents the model ability to correctly identify positive instances. तो TPR जो है उसको हम सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स पॉजिटिव रेट means FPR is the ratio of false positive predictions to the total actual negative instances in the data set. It represents the model's tendency to incorrectly identify negative instances as positive. The ROC curve plots the TPR against the FPR as the discrimination threshold is varied from 0 to 1. Each point on the curve represents a different threshold and the curve illustrates how the model's performance changes across various threshold values. फिगर में हम देख सकते हैं कि x एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया है FPR मीन्स फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड y एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया है TPR मीन्स ट्रू पॉजिटिव रेट। तो इन दोनों की ही रेंज 0 से 1 के बीच में है, इसीलिए इसमें जो कर्व बना है उसमें कर्व के अंदर का जो एरिया है उसकी रेंज भी 0 से 1 रहेगी। जो कर्व बना है उसको हम ROC कर्व बोलते हैं और जो कर्व के अंडर एरिया है उसको हम AUC मीन्स एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। तो ये जो एरिया बना है एरिया अंडर कर्व, ये जितना बड़ा होगा हम बोल सकते हैं कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर है। तो हमारा जो मेन गोल है वो इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। जितना ये एरिया मैक्सिमाइज होगा उतना ही हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर समझी जाएगी। The AUC means area under curve quantifies the overall performance of a classification model by calculating the area under the ROC curve. A perfect classifier would have an AUC of 1, indicating that it achieves a TPR of 1, means identifies all positives correctly while maintaining an FPR of 0. A random classifier would have an AUC of 0.5 as the ROC curve would be a diagonal line from 0, 0 to 1, 1. The AUC provides a single scalar value that summarizes the model's performance across all possible classification thresholds. Higher AUC values indicate better overall performance, with values closer to 1 indicating better discrimination between positive and negative instances. Generally, an AUC above 0.8 is considered good, while an AUC above 0.9 is considered excellent. An AUC below 0.7 might indicate poor discriminatory power. डायग्राम में हम इजीली समझ सकते हैं कि AUC जो है वो बेटर मॉडल परफॉर्मेंस को डिनोट करता है। AUC मीन्स एरिया अंडर कर्व, इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा 1 के क्लोज होगी हम बोल सकते हैं कि मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर है। तो AUC अगर 1 है तो वो एक परफेक्ट क्लासीफायर को डिनोट करता है। अब डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है कि हमने x एक्सिस में FPR को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस में हमने TPR को रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि TPR की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि TPR मीन्स ट्रू पॉजिटिव रेट। तो जितना हाईएस्ट हमें TPR मिलेगा उतना ही बेटर है। TPR हमें हाईएस्ट मिलना चाहिए और FPR हमें लोएस्ट मिलना चाहिए। तो जो भी गिवन थ्रेशोल्ड है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि गिवन थ्रेशोल्ड में अगर हमें एरिया बढ़ाना है, मतलब कि कर्व अंडर द एरिया इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें हाईएस्ट TPR चाहिए और FPR लोएस्ट चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा और जितना मैक्सिमम एरिया होगा अंडर द कर्व
उतना ही AUC पर AUC की वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर समझी जाएगी। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो परफेक्ट क्लासीफायर है। उसके बाद ऐसे नहीं है कि हमें एग्जैक्ट 1 वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन अगर 1 के क्लोजर वैल्यू है जैसे कि 0.8 0.9 तो उसको भी हम एक्सीलेंट और गुड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर AUC की वैल्यू बिलो 0.7 है तो उसको पुअर परफॉर्मेंस समझा जाएगा। नेक्स्ट है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। A confusion matrix is a table that is often used to evaluate the performance of a classification model. It provides a comprehensive summary of the model's predictions compared to the actual outcomes in a tabular format. कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल होती है जहाँ पे हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो टेबल होती है ये हमें एक कॉम्प्रहेंसिव समरी देती है कि मॉडल का प्रिडिक्शन क्या है और एक्चुअल आउटकम क्या है। तो एक टेबुलर फॉर्म में जब हम प्रिडिक्शन और आउटकम को बताते हैं तो उसी टेबुलर फॉर्म को, उसी मैट्रिक्स को हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह का एक टेबल होता है। ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंसेस इन अ प्रिडिक्टेड क्लास while each column represents the instances in an actual class। तो हम देख सकते हैं कि प्रिडिक्टेड क्लास में हमने लिया है पॉजिटिव नेगेटिव और एक्चुअल क्लास में भी हमने लिया है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर हमारा प्रिडिक्शन पॉजिटिव है और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। अगर प्रिडिक्शन पॉजिटिव है बट एक्चुअल में नेगेटिव है तो हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। प्रिडिक्शन अगर नेगेटिव है और एक्चुअल में पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। और अगर प्रिडिक्शन नेगेटिव है, एक्चुअल में भी नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। Components of confusion matrix. True positive, these are the cases where the model correctly predicts the positive class. For example, in a medical diagnosis scenario, TP would represent the number of patients correctly diagnosed with a disease. False positive, these are the cases where the model incorrectly predicts the positive class when it's actually negative. In medical terms, FP would represent healthy patients incorrectly diagnosed with a disease. False negative, these are the cases where the model incorrectly predicts the negative class when it's actually positive. In medical terms, FN would represent patient with a disease incorrectly classified as healthy. True negatives, these are the cases where the model correctly predicts the negative class. For example, in a medical diagnosis scenario, TN would represent the number of healthy patients correctly identified as such. तो इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक वैल्यूएबल टूल है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। इसका यूज़ हम पर्टिकुलरली इम्बैलेंस्ड क्लासेस में करते हैं जहाँ पे हमें कुछ टाइप के एरर्स को समझना हो, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगर हमें इन टाइप के एरर को समझना हो, इन्हें कंपेयर करना हो, तब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। When dealing with imbalanced data sets in classification task, where the number of instances in one class significantly outweigh the other, standard evaluation metrics like accuracy can be misleading. जब हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं, मतलब कि इस तरह का डेटा सेट है कि एक क्लास में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे क्लास में कंपैरेटिवली बहुत कम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट हुआ। तो इम्बैलेंस डेटा सेट में हम स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे कि एक्यूरेसी का यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्यूरेसी का यूज़ हम सिर्फ बैलेंस डेटा सेट में कर सकते हैं, और अगर हम इम्बैलेंस डेटा सेट में एक्यूरेसी का यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इम्बैलेंस डेटा सेट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इम्बैलेंस डेटा सेट को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इम्बैलेंस डेटा सेट को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कई सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं,
जैसे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ROC कर्व एंड AUC। तो जितने भी मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं उसमें अगर हम एक्यूरेसी को छोड़ दें, एक्यूरेसी क्योंकि बैलेंस डेटा सेट के लिए है, तो एक्यूरेसी के अलावा जितने भी मैट्रिक हैं वो सब इम्बैलेंस डेटा सेट को इवेलुएट करते हैं। तो इनमें से कोई भी मैट्रिक्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद और भी टेक्निक है जैसे कि इनसेम्बल मेथड्स, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैगिंग एंड बूस्टिंग का। रीसैम्पलिंग टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम माइनॉरिटी क्लास को ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं, मेजॉरिटी क्लास को अंडर सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो डेटा होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बिफोर इवेल्युएशन हम डेटा सेट को बैलेंस कर सकते हैं। या फिर हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग व्हेन स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स to ensure that the class distribution remains consistent across both sets। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि इम्बैलेंस डेटा सेट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इनमें से कोई भी मेथड हम वहाँ पे लिख सकते हैं। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक टू मशीन लर्निंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।